हेलो फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारा वीडियो बीच में कट हो गया था। अब हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन चल रहा था, हमें एक फलन f दिया गया था और हमें f डॉट dr का मान ज्ञात करना था, यानी हमें एक रेखा समाकल ज्ञात करना है। तो रेखा समाकल ज्ञात करने के लिए हमने f डॉट dr ज्ञात कर लिया। ये f की वैल्यू है और ये dr की। इनका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, और जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब हमें इसका दी गई लिमिट के अंतर्गत क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे अपने इसका, और लिमिट हमें दी गई है x बराबर 0 से 1, y बराबर 0 से 2। तो लिमिट हम यहाँ पुट करेंगे 3xy dx माइनस वाई स्क्वेयर dy। अब देखिए लिमिट पुट करनी है तो यहाँ जो सारे के सारे हैं वो या x में होने चाहिए या y में। यहाँ ये x है, यहाँ ये y है, या तो आप y को x में कन्वर्ट कर लीजिए या x को y में। किसकी सहायता से, हमें दिया गया है y बराबर 2x की स्क्वायर, इसकी सहायता से। तो y बराबर 2x की स्क्वायर dx माइनस x की लिमिट 0 से 1, y की लिमिट 0 से 2। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। 6 कांस्टेंट बाहर, x की क्यूब का x की 4 बटा में 4, 0 से 1, y क्यूब बटा 3, 0 से 2। 4 कांस्टेंट बाहर, अपर लोअर की लिमिट अप्लाई की, 1/3 बाहर, 8 माइनस का 0। हल करेंगे तो 3/2 माइनस 8/3, लघुत्तम 6, 9 माइनस 16। तो 9 माइनस 16 और 9 माइनस 16 कितना होता है, माइनस का 7/6। तो -7/6 कौन से पे है, ए नंबर। तो हमारा राइट आंसर क्या है, -7/6। तो ये रेखा समाकल और ये इसका आंसर। यहाँ आप एक चीज और देखिए, अब चलो यहाँ तो वाई स्क्वेयर है, डी वाई था, इजी हमने इसको हल कर दिया, कोई भी एक्स की टर्म नहीं थी। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ होता या एक्स और वाई का यहाँ मिला जुला रूप होता तो हमें या तो एक्स को वाई में चेंज करना पड़ता या वाई को एक्स में। मैं इसको अलग से दिखाती हूँ आपको। जैसे वाई स्क्वेयर डी वाई है अपने पास, लिमिट है 0 से 2, इसके साथ कोई और x होता या हमें इसको x में चेंज करके इसका समाकलन करना है, तो क्या रहेगा, x में चेंज करेंगे तो y बराबर कितना है, 2x की स्क्वायर। तो dy ओवर में dx, इसका हम अवकलन करेंगे तो 4x dx। तो आप ये वैल्यूज यहां रखिए dy की, और x की लिमिट क्या है, 0 से 1। समाकलन कर लीजिए आप इसका, 4 दूनी 8, 0 से 1, x की क्यूब dx।
y बराबर 2x की स्क्वायर की होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर करेंगे, इसे कैलकुलेशन दोबारा से कर लेते हैं। जीरो से 1, x की 4, 4x dx, 16 बाहर, 0 से 1, x की पावर 5 dx, जीरो से 1। लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 बटा में 6, और 16 बटा 6 का मतलब 8 बटा में 3। जब इसको हमने हल किया था तो कितना आया था, 8 बटा में 3। इस चीज को मेरा यहाँ समझाने का एक ही मतलब है कि आप कंफ्यूज मत होना कि हमें x में ही चेंज करना है या हमें y में ही चेंज करना है। जिससे भी आपकी कैलकुलेशन इजी हो आप उसमें चेंज कीजिए। अगर x में चेंज करना, x में कैलकुलेशन इजी हो तो सबको x में चेंज कर लीजिए। अगर y में चेंज करना इजी हो और कैलकुलेशन भी इजी हो तो सबको y में चेंज कर लीजिए। अब देखिए दोनों से इसका आंसर सेम आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन लाइन इंटीग्रल का। तो लाइन इंटीग्रल से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश r वेक्टर की दिशा में 1/r का दिशात्मक अवकलज क्या होगा। ये जो हमने अपना फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था, शायद बिल्कुल वैसे ही सेकंड क्वेश्चन था, उससे ही मिलता जुलता ये वाला क्वेश्चन है। तो दिशात्मक f का दिशात्मक अवकलज क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला ग्रेड f डॉट ए कैप। दिक् अवकलन कह लो, दिशात्मक अवकलज कह लो, एक ही बात है। तो किसी फलन का दिशात्मक अवकलज किसी दी गई दिशा में ग्रेड f डॉट ए कैप। तो हमें किसका ज्ञात करना है, इस दिशा में 1/r का दिशात्मक अवकलज ग्रेड f, और यहाँ f की वैल्यू क्या है, 1/r डॉट आर कैप। ये है r कैप की दिशा में 1/r का दिशात्मक अवकलज। ये उसका फॉर्मूला ग्रेड f ग्रेड 1/r डॉट आर कैप, 1/r का दिशात्मक अवकलज। तो सबसे पहले अपने ग्रेड देख लेते हैं। यदि हमें किसी फलन की ग्रेड ज्ञात करनी हो तो आपको करना क्या है, उसका r के सापेक्ष अवकलन साथ में r कैप लगाना है। यानी दिए गए फलन का r के सापेक्ष अवकलन, तो 1/r का, तो 1/r का जब r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो -1/r स्क्वायर और साथ में r कैप।
तो किसी भी अदिश फलन का यदि हम ग्रेड ज्ञात करें तो क्या फॉर्मूला रहता है, उस अदिश फलन का r के सापेक्ष अवकलन और साथ में आ जाएगा डॉट r कैप। तो आप रखिए अपने इस फॉर्मूले में -1/r ग्रेड 1/r की वैल्यू और r कैप डॉट r कैप दोनों समान सदिश है, तो बीच में जो एंगल बनेगा वो 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो -1/r² -1/r की स्क्वायर, तो कितना इसका आंसर आ गया -1/r² बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बी। अब यहाँ भी कई बार स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक उनकी ये रहती है कि वो फॉर्मूले में ये डॉट r कैप नहीं लगाते। उनको लगता है कि दिशात्मक अवकलन का फॉर्मूला ग्रेड f, ये ग्रेड f कराते हैं, और जब आगे इसको सॉल्व करते हैं r कैप -r³ r वेक्टर, ये ग्रेड की वैल्यू को ही वो दिशात्मक अवकलज दिखा देते हैं और अपना आंसर ये लगा देते हैं। तो एग्जामिनर तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन देगा ही, लेकिन आपको इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि ग्रेड ज्ञात करने के बाद आपको उसको r कैप से मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 6 नंबर। हमें फाई दिया गया है कि फाई क्या है, एक अदिश बिंदु फलन है, और f दिया गया है, वो दिया गया है ग्रेड फाई। अदिश बिंदु फलन की ग्रेड ही डिफाइंड होती है r क्षेत्र में सर्वत्र संवृत वक्र द्वारा परिबद्ध है। जो f है वो इस वक्र के द्वारा परिबद्ध है। तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, f डॉट dr की वैल्यू ज्ञात करनी है कि f डॉट dr की वैल्यू क्या आएगी। f डॉट dr, जहां c एक क्लोज्ड कर्व अपने को दिया गया है, f डॉट dr की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, तो यहां हम लगाएंगे स्टोक थ्योरम। स्टोक प्रमेय से हम यहाँ स्टोक प्रमेय अप्लाई करेंगे, तो स्टोक प्रमेय क्या हो जाएगी, कर्ल f डॉट n कैप ds। तो इस C वक्र द्वारा मान लिया परिबद्ध क्षेत्र S है, तो स्टोक प्रमेय अप्लाई करेंगे या, तो ये स्टोक प्रमेय का रूप f डॉट dr कर्ल f डॉट n कैप ds, ये स्टोक थ्योरम लग गई। अब f देखिए, f हमें ये दिया गया है, f हमें दिया गया है डेल फाई, और डेल का मतलब है ग्रेड, क्योंकि यह फाई अदिश बिंदु फलन है और अदिश बिंदु फलन की ग्रेड डिफाइंड है। इसकी हम कर्ल ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमें कर्ल चाहिए।
कर्ल ग्रेड फाई। अब जो मैंने बताया था अभी कि सर्व समीकरण आपको याद करनी है, उस सर्व समीकरण में अगर हम ग्रेड की कर्ल ज्ञात करते हैं, ग्रेड की कर्ल ज्ञात की जाती है तो उसकी वैल्यू आती है 0। तो यहाँ जो कर्ल एफ है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। इसकी वैल्यू 0 तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो ये वैल्यू आप यहाँ रखिए, तो एफ डॉट डी आर कितना आ गया अपने पास? 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर। तो एग्जामिनर क्या कर सकता है, सर्व समीका हमसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है या किसी क्वेश्चन में सर्व समीका का यूज दे दे, पर सर्व समीका से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा ही बनेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही सर्व समीका से। और हमारे सिलेबस में 3 थ्योरम दी गई है, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन थ्योरम। इन तीनों में से एक थ्योरम से तो क्वेश्चन आना ही आना है, 2 से भी आ सकता है। वास्तव में अगर हम बात करें तो वेक्टर एनालिसिस से जो टॉपिक है वो बहुत छोटा है, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस हैं 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो अपने इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन का जो क्वेश्चंस है वो टफ नहीं है, बाकी ये टॉपिक पूरा ही टफ नहीं है, इजी सा टॉपिक रहेगा। तो आप यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एफ डॉट डी आर ज्ञात करना था एक बंद पृष्ठ के अकॉर्डिंग। तो बंद पृष्ठ के लिए हमने यहाँ स्टोक्स थ्योरम अप्लाई की। स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करने से हमें एक ऐसी वैल्यू मिली जिसका मान क्या होता है? 0। तो 0 हो गया, इसका मतलब ये कंप्लीट क्या होगी अपने पास? 0 हो गई, और इसका आंसर कितना आ गया? 0। अब यहाँ वो 5 है, इस 5 कितना मर्जी वो बड़ा दे दे, यहाँ तो ठीक है उन्होंने 5 दिया अपने को, यहाँ कोई 5 दे, कुछ भी दे दे अपने को, मतलब इतनी बड़ी कोई वैल्यू दे दे, इतने बड़े को देख के अपने सोचते हैं पता नहीं क्वेश्चन की लेंथ कितनी होगी। लेकिन अगर हमने इस पे सर्व समीका अप्लाई की तो कर्ल जैसे इस पे ज्ञात किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो एग्जामिनर यहाँ 5 का मान देकर भी आपसे पूछ सकता था। तो यहाँ एक तो स्टोक्स थ्योरम यूज हो रही है और एक कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस क्या होता है, सॉरी कर्ल ऑफ ग्रेड क्या होता है? 0 होता है। कर्ल ऑफ ग्रेड 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया अपने पास? 0। नेक्स्ट देखिए आप 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हमें f दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है? डाइवर्जेंस एफ डीवी, यानी हमें एक आयतन समाकल ज्ञात करना है। तो जहां हमारे सिलेबस में 3 थ्योरम है, वैसे ही हमारे सिलेबस में 3 समाकल भी हैं, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल का क्वेश्चन है आयतन समाकलन का, तो इस क्वेश्चन को भी अपने देख लेते हैं। एफ हमें क्या दिया गया है? 2x की स्क्वायर माइनस 3z आई कैप माइनस 2xy जे कैप माइनस 4x के कैप, ये हमें f दिया गया है।
तो सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका डाइवर्जेंस एफ ज्ञात कर लेते हैं। अब डाइवर्जेंस क्या होता है? डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल वाई जे कैप, डेल ओवर डेल जेड के कैप डॉट एफ। तो डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल एक्स, बीच में डॉट है तो आई का आई से मल्टीप्लाई, जे का जे से और के का के से। जब एफ की वैल्यू हम यहां रखेंगे तो आई का आई से 2x की स्क्वायर माइनस 3z, वही बात आपको समझाने के लिए ये थोड़ा दिख रहा है आपको 3-4 स्टेप, पर आपको एग्जाम में क्या करना है, डायरेक्ट एफ से ही आपको डेल एफ फाइंड, डेल डॉट एफ फाइंड कर लेना है। अब आप इसका आगे कीजिए, 4x जेड कांस्टेंट प्लस y के सापेक्ष किया तो माइनस 2x कांस्टेंट y का 1 उसका 0। तो ये अपने पास कितना आ गया, 2x। डेल डॉट एफ की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2x। इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, यानी 2x dv का मतलब होता है dx dy dz, dv का मतलब होता है dx dy dz। तो अपने को इसका आयतन समाकल ज्ञात करना है। अब इसकी लिमिट क्या आएगी, अब लिमिट हमें कहां से मिलेगी, लिमिट हमें यहां से मिलेगी। कौन से में प्रश्न दिए गए हैं, एक्स वाई जेड 0 0 से 2x 2y z, 2x 2y z बराबर 4, 2x 2y z, 2x 2y z बराबर 4। तो अपने को इसका आयतन समाकल ज्ञात करना है। तो आयतन समाकल ज्ञात करेंगे, इसके लिए अपने को इसकी लिमिट चाहिए। तो लिमिट हमें उस पोर्शन से मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपने किसकी लिमिट लगाएंगे, x की। तो x की वैल्यू स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 0 से। और जब x की लिमिट लगाते हैं x की लिमिट के लिए y बराबर 0 और z बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। y और z को 0 किया तो x का मान 2। अब y कहां से है, 0 से। y की लिमिट के लिए z बराबर 0, तो y बराबर क्या हो गया, z बराबर 0 रखने से x प्लस वाई बराबर 2, 2 माइनस का x, तो 2 माइनस का x। और फिर z की लिमिट कुछ भी जो रखने की जरूरत नहीं है, z का मान डायरेक्ट
4 माइनस 2x माइनस का 2y, तो 0 ये। तो यहाँ जब भी हम आयतन समाकल, प्रस्थ समाकल या लाइन इंटीग्रल, इन सब में लिमिट का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर हमने लिमिट गलत लगा दी तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ लिमिट अप्लाई करनी है, तो x की लिमिट के लिए y और z को 0 रखना है, y की लिमिट के लिए सिर्फ z को 0 रखना है, और z की लिमिट के लिए किसी को भी 0 नहीं रखना। अब सिंपल ये क्वेश्चन रह गया ट्रिपल समाकलन का, त्रिसमाकलन का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम समाकलन किसके सापेक्ष करेंगे? z के सापेक्ष, फिर y के सापेक्ष और फिर x के सापेक्ष हम इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन करते हैं। z के सापेक्ष समाकलन किया तो 2x तो कांस्टेंट, एक का z के सापेक्ष करेंगे तो z, लिमिट 0 से dx dy, z की वैल्यू ये हमने रख दिया, 4 माइनस का 2x माइनस का 2y, 4 माइनस का 2x माइनस का 2y। अब इसको किसके सापेक्ष पहले हल करेंगे? y के सापेक्ष, y के सापेक्ष हम इसका समाकलन ज्ञात करेंगे। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने इसको। x वाले एक तरफ और यहां से 2 कॉमन, दो दूनी 4x y, तो x एक तरफ कर लिया और फिर 2x को आगे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया अपने पास? -4xy dx dy। अब किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे? पहले y के सापेक्ष, तो अब y के सापेक्ष समाकलन कर लीजिए इसका। जीरो से टू माइनस एक्स, 4x 2 माइनस का x y, क्योंकि ये तो y के सापेक्ष कांस्टेंट है तो साथ में क्या आ गया? y माइनस y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो हमें ये वैल्यूज मिल जाएगी। अब आप आगे देखिए, ये वैल्यूज यहाँ रख दीजिए 0 से 2 y की जगह 2 माइनस का x माइनस ये इससे कैंसिल 2x dx। अब देखिए 2x 4 माइनस 2x माइनस का 2y, आप अगर चाहते तो यहाँ सबको अलग अलग गुना करते, जैसे यहाँ 8x बनता, यहाँ -4x की स्क्वायर बनता, यहाँ माइनस का 4xy, यानी आप 3 पद बनाते, 3 पद बनाते, फिर आप उसका समाकलन करते। पर इससे क्या क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती, तो जो x वाले हैं
ये वाली टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका तो समाकलन होना नहीं, तो इसको मैंने अलग से लिख दिया 2 माइनस एक्स रूप का, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। साथ में अपने को जो लिमिट है y की वो 0 से 2 माइनस एक्स है, तो ये 2 माइनस एक्स और ये 2 माइनस एक्स सेम सेम कर दिए, ताकि आगे हम इसका इजी तरीके से यूज कर सकें। अब देखो क्या हुआ इस चीज से, हमने इसको अलग अलग कर दिया, इस चीज से हमें ये बेनिफिट मिला कि ये टर्म और ये टर्म देखो बिल्कुल सेम है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 2x 2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर dx। नहीं तो कितना क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाता। अब 2 माइनस एक्स सिंपल एक x का एक एकल समाकलन बच गया। तो यही त्रिसमाकलन, देखो जब भी त्रिसमाकलन आएगा वो क्वेश्चन लेंथी रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर अपने उसमें थोड़ा इजी कैलकुलेशन कर लें, जैसे हमने यहाँ की है कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन से हमारी जो क्वेश्चन है उसकी लेंथ कम हो गई। अगर हम इसको इस प्रकार से करते 8x माइनस 4x की स्क्वायर माइनस 4xy, यहाँ y लगाते यहाँ y लगाते y स्क्वायर बटा 2, फिर कट वगैरह करते और तो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती, एक बहुत लंबा स्टेप अपने को मिलता। उसकी बजाय जो कांस्टेंट थे मैंने उसको एक तरफ कर लिया, 2 माइनस एक्स का रूप बना लिया, क्योंकि लिमिट भी 2 माइनस एक्स के रूप की है, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई। अब आपको इसका एकल समाकलन करना है, ओपन कर लीजिए इसको, एकल समाकलन है तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8x x की क्यूब 4x की स्क्वायर dx। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर दीजिए आप, x की 4 बटा में 4 आएगा तो ये 2 माइनस 4 बटा 3 x की क्यूब 0 से 2। अब सिंपल x के सापेक्ष हमें इसका समाकलन करना था, तो हमें क्या मिल गया, x की 4x की स्क्वायर x की 4 बटा 2 माइनस 4 बटा 3 x की क्यूब, तो ये हमें इसका मिल गया। यहाँ हमने a माइनस बी की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ 4x आएगा 8x की स्क्वायर। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए इस पे, चार एक्स की स्क्वायर माइनस 8 बटा 3 एक्स की क्यूब 0 से 2। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, इसको हल करेंगे तो कितना आ गया 16 प्लस 8 माइनस 3, 16 और 8 24, बहत्तर माइनस 64 8, तो 8 बटा 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसका राइट आंसर कितना है 8 बटा में 3। अब देखो क्वेश्चन है आयतन समाकलन से संबंधित, थोड़ी सी क्वेश्चन की तो लेंथ है, पर जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा,
जितना मुझे आपको समझाने में लगा है। क्योंकि आप क्या करोगे, डेल डॉट एफ यानी डाइवर्जेंस एफ आप डायरेक्ट एक स्टेप में ज्ञात कर लोगे, 2x। तो ये इतनी जगह आपका एक स्टेप में हो गया। फिर आपको इसका समाकलन करना है। समाकलन है वो थोड़ा सा टाइम तो लेता ही है बस। और लास्ट में इसका आंसर कितना आ गया अपने पास, 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, φ1 और φ2 दो XYZ के अवकलनीय फलन है। ये दोनों ही अदिश फलन है। तब हमें इसका मान बताना है कि ये क्या होगा, परिनालिकीय, घूर्णीय, अघूर्णीय, परिनालिकीय। यानी हमें चेक क्या करना है, परिनालिकीय और घूर्णीय। परिनालिकीय कब होता है, परिनालिकीय सदिश, जिसे सोलेनोइडल वेक्टर भी कहते हैं। तो परिनालिकीय सदिश, अगर डाइवर्जेंस एफ क्या हो, 0 हो, तो वो क्या होता है, परिनालिकीय सदिश। और अघूर्णीय सदिश, इररोटेशनल वेक्टर, ये कब होता है, कर्ल एफ बराबर में 0। तो इस क्वेश्चन में अपने को परिनालिकीय या घूर्णीय सदिश के, अघूर्णीय या घूर्णीय सदिश के बारे में बताना है। यानी हमें जो वेक्टर दिया गया है, या तो हमें उसका डाइवर्जेंस ज्ञात करना है या उसका कर्ल ज्ञात करके हमें चेक करना है। तो पहले अपने उसका कर्ल ज्ञात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी सर्वसमीका का यूज होगा। तो जब हम कर्ल ज्ञात करेंगे, कर्ल ग्रेड ग्रेड φ1 क्रॉस ग्रेड φ2 की जब हम कर्ल ज्ञात करेंगे तो कर्ल का ये फॉर्मूला, पहले फंक्शन डाइवर्जेंस डॉट दूसरा फंक्शन प्लस, फिर इनको आपस में रोटेट करना है और डेल φ1 उधर गया। ट्रिक से याद करोगे तो ही सर्वसमीका याद होगी। तो जब भी कर्ल ज्ञात करनी है तो सबसे पहले फंक्शन की कर्ल, जो पहला है पहले फंक्शन को एज इट इज वैसे का वैसा लिखना है। फिर डाइवर्जेंस दूसरे फंक्शन का। अगला स्टेप क्या है, इनको आपस में घुमाना है, चेंज करना है और ये वहां आ जाएगा। यानी यहां से आपको उल्टा लिखना है, उल्टा लिखेंगे तो ये बन गया। फिर सेम इसी चीज को रिपीट करना है दूसरे के साथ, लेकिन निशान क्या आ जाएगा, माइनस का। वही दूसरा फलन डाइवर्जेंस, पहला फलन माइनस, फिर इसको उल्टा करना है। देखो डेल φ1 डॉट डेल φ2 बाद में। अब देखिए यहां क्या है, ये ग्रेड है, डाइवर्जेंस ग्रेड प्लस ग्रेड f2 ग्रेड φ1, इसको ग्रेड φ2 अब ये है। अब डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड का मान 0 नहीं होता,
ना कुछ आपस में कोई राशियां कट रही है, कोई सिमिलर राशि भी नहीं है जो आपस में कट जाए। तो इसका मतलब इस ओवरऑल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, 0 के बराबर नहीं होगी। अब देखो इसके बारे में हम नहीं कह सकते, कुछ कंडीशन में इसका मान 0 भी हो सकता है और कईयों में नहीं भी हो सकता, यानी ये 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 के बराबर नहीं भी हो सकता, यानी कर्ल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कर्ल, इसका कर्ल 0 आ भी सकता है और नहीं भी। तो ना ही ये सदैव घूर्णीय होगा, ना ही सदैव अघूर्णीय। हम कुछ नहीं कह सकते घूर्णन के बारे में, क्योंकि हमने इसकी कर्ल ज्ञात करके देखी, कर्ल के बारे में कोई भी आइडिया नहीं लग रहा। अब हम इसका डाइवर्जेंस देखेंगे। तो ये है डाइवर्जेंस का फॉर्मूला। डाइवर्जेंस का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इजी है। पहले आपको ये उठाना है, ग्रेड F(φ2) और इसका कर्ल करना है, माइनस फिर ये और इसका कर्ल करना है। यानी मैं इसको इस प्रकार से लिख सकती हूं, ये। और हमें पता है कि जब हम किसी ग्रेड का कर्ल ज्ञात करते हैं तब उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। जब भी हम किसी ग्रेड की कर्ल ज्ञात करते हैं, ग्रेड की कर्ल क्या आती है, 0 आती है। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। गुना 0 माइनस 0, तो कितनी वैल्यू आ गई, 0। तो जब डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 आ जाए, इसका मतलब ये कैसा सदिश है, परिनालिकीय सदिश है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, परिनालिकीय सदिश। सदैव वो परिनालिकीय सदिश ही होगा, क्योंकि इसकी डाइवर्जेंस का मान हमेशा 0 ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, परिनालिकीय सदिश, यानी कि ए। एक चीज और ध्यान में रखना कि सदिश परिनालिकीय भी हो सकते हैं और अघूर्णीय भी हो सकती है। जैसे अचर सदिश, परिनालिकीय व अघूर्णीय सदिश। अचर सदिश, परिनालिकीय व अघूर्णीय सदिश दोनों होते हैं। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंस ज्ञात करें अपने अचर सदिश का, वो 0। कर्ल ज्ञात करें अचर सदिश का, वो 0। तो परिनालिकीय और अघूर्णीय सदिश साथ साथ हो सकते हैं, क्योंकि अचर सदिश का डाइवर्जेंस भी 0 होता है और कर्ल भी 0। परिनालिकीय व अघूर्णीय सदिश दोनों होते हैं। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके माइंड में ये सेटअप नहीं होना चाहिए कि अगर वो परिनालिकीय है तो वो अघूर्णीय नहीं होगा। परिनालिकीय भी हो सकता है
और अघूर्णीय भी हो सकता है। हो सकता है दोनों में से एक हो सकता है दोनों ही ना हो, ना परिनालिकीय हो और ना ही अघूर्णीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुष्फलक OABC का आयतन 5 है। F अपने को ये दिया गया है तो हमें इसका ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि फाई क्या है। यहां फाई है चतुष्फलक OABC का आयतन। यहां फाई क्या है, चतुष्फलक OABC का आयतन, और वो कितना होता है 1/6 इन भुजाओं की लंबाई OA, OB और OC। जहां ABC कौन कौन सी निर्देशांक, A है वो X पर है, B है वो Y पर है, C है वो Z पर है। तो चतुष्फलक OABC का आयतन क्या बनेगा, उसका फॉर्मूला 1/6 गुना OA गुना OB गुना OC, X गुना Y गुना Z। चतुष्फलक का आयतन बन गया ये 1/6 XYZ। नेक्स्ट देखिए, अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को इसका ग्रेड ज्ञात करना है। ग्रेड अपने ज्ञात करेंगे, I कैप, J कैप, K कैप। वन अपॉन 6 आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, YZ I कैप। 1/6 YZ कांस्टेंट, सॉरी Y के सापेक्ष कर रहे हैं तो XZ कांस्टेंट, Y का 1, Z के सापेक्ष कर रहे हैं XY कांस्टेंट। तो ये इस प्रकार हमें जो क्वेश्चन के अंदर F दिया था हमने वो F ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात क्या करना है वो आप देखिए, F.N कैप DS। अब ये अपने को पृष्ठ समाकल ज्ञात करना है। यहां हम थ्योरम यूज करेंगे गॉस का अपसरण प्रमेय, डाइवर्जेंस F। गॉस अपसरण प्रमेय, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम हमने यहाँ यूज की। तो गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम का रूप ये होता है। अब डाइवर्जेंस F चाहे तो हम इसको अलग से देख लीजिए, डाइवर्जेंस F डेल ओवर डेल एक्स I कैप डेल ओवर डेल वाई J कैप F की वैल्यू देखते हैं। F का मान देखा था अभी अपनों ने, कितना आया था ये,
आई का आई से, जे का जे से, के का के से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बीच में डॉट है। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, कोई टर्म नहीं है x की, 0। y के सापेक्ष 0, तो ये 0। जब डाइवर्जेंस f 0 आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो हमारा जो आंसर है प्रस्थ समाकल जो हमें ज्ञात करना है वो कितना आ गया, 0। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं, यानी डी इसका आंसर रहेगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी, इनमें से कोई नहीं। और हमें इसका आंसर कितना मिला है, 0। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो मैंने आज की क्लास में वेक्टर से संबंधित जिस भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों का मैंने इंक्लूड किया है। तो ये गॉस की अपसरण थ्योरम से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन का भी आजकल बहुत ट्रेंड है। पॉइंट दिया गया है ए से बी के मध्य वक्र, वक्र दिया गया है ये, इसके अनुदिश हमें इसका मान ज्ञात करना है r डॉट dr का। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल है पर इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी रहेगी। अब उस कैलकुलेशन को अपने के इजी कैसे करना है हम उसकी बात कर लेते हैं। a cos t I कैप, a sin t j कैप, r बराबर a cos t I कैप, a sin t j कैप, b t k कैप। ये r की वैल्यू है। हमें r क्रॉस डी आर चाहिए, तो अपने इसका डी आर ज्ञात करेंगे। a कांस्टेंट, कोस का अवकलन sin t माइनस डी टी आई कैप, a कांस्टेंट साइन का कोस प्लस बी के कैप। तो r का आ गया और dr का आ गया। हमें r क्रॉस dr चाहिए, तो a क्रॉस b का फॉर्मूला i कैप j कैप k कैप। पहले r की वैल्यूज a cos t, a sin t, b t। अब dr की वैल्यू b, तो ये हमें r डॉट dr। अपने इसको हल कर लेते हैं। i कैप ए बी साइन टी माइनस ए बी टी डी टी, क्योंकि टी का करेंगे तो डी टी आएगा, बी डी टी। ए बी साइन टी डी टी माइनस ए बी टी कोस टी डी टी। यहां हुआ
माइनस जे कैप। अब जे कैप का करेंगे ए बी cos t dt, माइनस माइनस प्लस, ए बी टी साइन टी dt प्लस के कैप का करेंगे ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टी dt। तो हमने r क्रॉस डी आर फाइंड कर लिया। एक चीज मैं और टिप बता देती हूँ आपको जब लगेगा कि हमने यहाँ a क्रॉस b फाइंड करना और ये लेंथ ही बनेगा, तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी के बिल्कुल पीछे हल कीजिए। अगर हम हमारे पेपर पे वही हल करेंगे तो वहां हमें स्पेस कम होता है। पहले तो हम वहां हल करेंगे, फिर स्पेस कम होने की वजह से फिर हम उसी क्वेश्चन को पीछे रिपीट करेंगे। इसकी बजाय आप स्टार्टिंग से ही उस क्वेश्चन को जिसकी लेंथ ज्यादा है वो पीछे जो रफ पेज दिए होते हैं वहां पे कीजिए आप कैलकुलेशन। तो ये आपको वहां ना करके पीछे करना पड़ेगा अपने पेपर के। तो अब यहाँ देखिए हमें r क्रॉस डी आर की क्या वैल्यू मिल रही है। ए बी हम कॉमन ले लेते हैं, साइन टी माइनस टी कोस टी डी टी आई कैप माइनस ए बी कॉमन कोस टी डी टी प्लस टी साइन टी डी टी जे कैप प्लस कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर 1 ए स्क्वेयर डी टी के कैप। तो ये हमें वैल्यू मिल गई r क्रॉस डी आर की। अब ज्ञात क्या करना है अपने को, r क्रॉस डी आर का a से b लिमिट में। तो a से b, a की वैल्यू कितनी है आप देखिए, a 0 0, a की वैल्यू है a 0 0 और b की वैल्यू है a 0 2 पाई b, a 0 2 पाई b। हमें a से b की लिमिट ज्ञात करनी है, हमें a से b की लिमिट देखनी है। तो a से b की अगर अपनी लिमिट देखें तो a 0 0 a 0 2 पाई b। अब यहाँ ये सेम है, ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, तो यहाँ से हमें t की लिमिट नहीं मिलेगी। इनसे हम t की लिमिट फाइंड करेंगे। इनसे हम किसकी लिमिट फाइंड करेंगे, t की। x और y के मान तो सेम है लेकिन z के मान अलग है। यहाँ 0 है, यहाँ 2 पाई b है। तो अब ये जो r है, r क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। यही होता है, x का मान a cos t, y का मान a sin t और z का मान bt। तो हमें z के मान से इसकी लिमिट मिलेगी। x a cos t, y a sin t x a cos t
और y है वो b sin a sin t, सही है। x a cos t, y है वो a sin t और z है वो bt। तो ये x y z की वैल्यूज है। तो ये दोनों तो सेम सेम है, a ये y का मान 0 0, तो हमें z का मान कहाँ से मिलेगा, 0 2 पाई b। तो z बराबर bt। जब z बराबर 0, तो जब z का मान 0 हो तो 0 बराबर में bt, जिससे t बराबर क्या हो जाएगा 0। और जब z बराबर 2 पाई b, तो 2 पाई b बराबर bt, b से b t बराबर 2 पाई। हमने z को ही क्यों लिया, क्योंकि x और y की वैल्यू सेम सेम है, तो हमें t की लिमिट z से ही मिलेगी। तो यहाँ z की वैल्यू 0 से 2 पाई b है, 0 से 2 पाई b, और z का मान है क्या bt, z बराबर में bt। तो हमने लिमिट z का मान 0 रखा तो t का मान 0 मिला। z का मान 2 पाई b रखा तो t का मान 2 पाई। तो t की लिमिट क्या होगी, 0 से 2 पाई। अब अपने इस क्वेश्चन को हल करते हैं। r क्रॉस dr, a से b, इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी अपने को। r क्रॉस dr a से b, तो लिमिट क्या है अपनी 0 से 2 पाई। अब r क्रॉस dr की वैल्यू क्या है अपने रखेंगे यहाँ, ab sin t माइनस t cos t dt I कैप, ab sin t माइनस t cos t dt I कैप माइनस ab cos t प्लस t sin t j कैप प्लस a की स्क्वायर dt k कैप। अब अपने को इसका t के सापेक्ष समाकलन करना है। अब t के सापेक्ष अपने इसका समाकलन करेंगे तो अपने को इसका क्या आंसर मिलेगा वो अपने को देखना है। हालांकि आप यहाँ देख सकते हैं, जब लिमिट इस प्रकार की है 0 से 2 पाई, तो हम इसके अंदर एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। जब लिमिट 0 से 2 पाई हो या 2 फंक्शन हो, तो हम चेक करते हैं f 2 पाई माइनस एक्स, अगर सेम वही आ जाए एफ एक्स या माइनस आए, वो वाली डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आप यहाँ यूज कर सकते हो। पर अगर आप डायरेक्ट भी इसकी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, वो भी आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से हल कर सकते हो। कैसे, आप देखिए यहाँ ए बी बाहर आया, साइन टी का समाकलन, क्योंकि यहाँ लिमिट के 0 से 2 पाई है, 2 पाई है तो साइन 2 पाई साइन 0 कोस 2 पाई कोस 0, ये वैल्यूज आएंगी, ये अपने को पता है।
तो ये क्वेश्चन देखने में लेंथ लग रहा है पर इसकी कैलकुलेशन लेंथ ही नहीं है। तो साइन टी का अगर अपने समाकलन करेंगे तो कॉस टी, साइन टी का क्या होता है माइनस का कॉस टी। फर्स्ट इंटू सेकेंड मेथड से करेंगे, टी को वैसे का वैसा रखा, कॉस का करेंगे समाकलन साइन टी, फॉर्मूले में माइनस 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 प्लस, टी का करेंगे एक स्टेप करके बता देते ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। साइन टी का होता है माइनस का कोस टी, इसका करेंगे टी वैसे का वैसा कोस टी प्लस टी का अवकलन एक, कोस टी का समाकलन, कोस टी का समाकलन होता है साइन टी। और साथ में आई कैप आगे लगा देते हैं अपने, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। अब जे कैप को अलग से देख लेते हैं अपने, माइनस जे कैप ए बी, सेम वही फॉर्मूला यहाँ, कॉस का समाकलन साइन टी 0 से 2 पाई प्लस टी साइन टी का समाकलन माइनस टी का अवकलन टी साइन टी का समाकलन करेंगे माइनस का कोस टी डी टी, लिमिट 0 से 2 पाई प्लस इसका समाकलन करेंगे तो ए स्क्वेयर टी 0 से 2 पाई के कैप। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए बी यहां हल करेंगे तो माइनस कोस 2 पाई प्लस कोस 0, तो 0 माइनस 0 सॉरी कोस 2 पाई की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू 1, ये वैल्यू क्या हो गई 0। इसी प्रकार से यहां करेंगे तो cos t का समाकलन क्या होगा sin t, sin 2 पाई माइनस साइन 0 तो 0 बनेगा, ये भी बन गया अपने पास 0। यहां करेंगे तो sin t का समाकलन माइनस का cos t और माइनस cos t पे ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी 0, यानी ये कंप्लीट हो गया अपने पास 0। माइनस का जे कैप ए बी, यहां लिमिट अप्लाई करेंगे साइन 2 पाई माइनस साइन 0 तो कितना आ जाएगा 0 माइनस 0। अब यहां इसको हल करेंगे तो साइन टी का समाकलन क्या होता है, साइन टी का समाकलन माइनस का कोस टी, तो टी कोस टी माइनस का और लिमिट है 0 से 2 पाई, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस टी, माइनस माइनस प्लस और कोस टी का अगर अपने समाकलन करेंगे तो प्लस का साइन टी पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 प्लस ए स्क्वेयर यहां लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 पाई के कैप, ये टर्म तो होगी हमारी 0। अब यहां लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस जे ए बी 2 पाई कोस 2 पाई माइनस का 0 प्लस ए स्क्वेयर 2 पाई के कैप।
cos 2 पाई की वैल्यू 1। तो ये कितना आ गया अपने पास, ए बी 2 पाई जे कैप प्लस ए बी 2 पाई जे कैप ए स्क्वेयर 2 पाई के कैप। जो कॉमन है वो कॉमन लिख लेते हैं, ए 2 पाई। तो हमारा राइट आंसर क्या है, 2 पाई ए जे प्लस सॉरी बी जे प्लस ए कैप। तो हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ गया, डी। तो ये जो क्वेश्चन है डी में, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कहीं हमने कुछ ज्यादा फॉर्मूला नहीं लगाया, आर दिया गया है उससे हमने डी आर फाइंड किया, आर दिया है आर से डी आर, फिर आर क्रॉस डी आर फाइंड किया, आर क्रॉस डी आर की वैल्यू ये आ गई। फिर हमने टी की लिमिट फाइंड की जेड की हेल्प से, तो टी की लिमिट आ गई। फिर लिमिट अप्लाई किया, फिर इसका समाकलन किया, समाकलन करने के बाद हमें इसका ये आंसर मिल गया। अब देखो आप चाहो तो इसका जो आई कैप है ये वाली टर्म है, यहाँ पर आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाकर इसको यहीं पर जीरो कर सकते थे, तो यहाँ आपका टाइम बच सकता था, आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। पर ये स्टेप ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करने वाला, तो अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करनी, आपको डायरेक्ट करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज की क्लास में अपनों ने 10 क्वेश्चन की बात की है। ये 10 के 10 क्वेश्चन किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन से आपको आइडिया लग सकता है कि एग्जाम में वेक्टर से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वेक्टर के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, सिंपल सरल समीकरणों से क्वेश्चन उठ सकते हैं, सरल समीकरणों के बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल लाइन, पृष्ठ और आयतन, ये आपसे समाकल पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही।